नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो कक्षा 12 की बुक शुरू की थी आरबीएससी बुक शुरू की थी कक्षा 12 की। तो उसी के अंदर हम जो है आज आगे थोड़ा सा चैप्टर हमने पढ़ लिया था। वैसे वो क्लास तो बनाई थी मैंने 40 मिनट की, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें वॉइस नहीं आ पाई थी। इस वजह से मैं केवल 7 मिनट की वीडियो जो अपलोड कर पाया था। तो देखिए, आज की इस क्लास में मैं कोशिश करूँगा चैप्टर को लगभग हाफ करवाने की। तो आगे शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, चुनाव करते हैं। इसके बाद में देखिए, अर्थशास्त्र की को अगर एक संक्षिप्त रूप में परिभाषा के रूप में अगर हम देखते हैं तो सरल शब्दों में अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान व उनके समाधान की कला है। ठीक है, इस प्रकार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र में व्यक्ति या देशों की अर्थव्यवस्था के व्यवहार के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र असीमित आवश्यकताओं व सीमित साधनों पर विचार करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र। अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र के बारे में अर्थशास्त्रियों के विचारों में बहुत कम समानता पाई जाती है। इसके बाद बात करें हम जो जॉन नेविले-किन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। किन्स ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र की प्रकृति, अन्य विषयों से संबंध व आर्थिक नियमों की कमियों का समावेश किया है। आजकल अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। और ये जो एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों के समूहों, एक देश की आर्थिक व्यवहार के स्तर का जो अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब जो समष्टि अब बात करें हम अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, आर्थिक कल्याण इनका अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय व रोजगार का स्तर, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत इनका अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे, सर्वप्रथम सन 1933 में रेगनर फिश ने व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग 1933 में रेगनर फिश के द्वारा किया गया था। और ये जो दोनों ही शब्द है, माइक्रो तथा मैक्रो, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस तथा मैक्रोस से हुई है। माइक्रो तथा मैक्रो का अर्थ है क्रमशः सूक्ष्म और व्यापक, यानी कि माइक्रोज का तो अर्थ है सूक्ष्म और मैक्रोज का अर्थ है व्यापक। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में एन ग्रेगोरी मैंकिव की निम्न परिभाषा महत्वपूर्ण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है कि कैसे परिवार व व्यावसायिक फर्में निर्णय लेते हैं तथा वे विशेष बाजारों में आपस में अंतःक्रिया करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखिए, ग्रेगोरी जो मैंकिव है उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा कि कैसे परिवार व व्यावसायिक फर्में निर्णय लेते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र के को इन्होंने क्या बताया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, कीमत सिद्धांत, आजकल ये वर्ड ज़्यादा यूज होने लगे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। यह अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित कीमत व आमदनी की स्थिति में उसकी संतुष्टि को अधिकतम करना। इसी प्रकार एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु या सेवा की निश्चित कीमत स्थिति में उसके उत्पादन को अधिकतम करना। इस प्रकार एक फर्म द्वारा अथवा समान फर्मों के समूह उद्योग में निश्चित कीमत पर लाभ व उत्पादन को अधिकतम करना इत्यादि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इन सभी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन है वो कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है।
वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत भी साधनों की कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। जैसे श्रम की कीमत क्या होती है, मजदूरी, ये ध्यान रखिएगा। श्रम की कीमत मजदूरी, पूंजी के उपयोग की कीमत ब्याज, भूमि के उपयोग की कीमत लगान, उद्यमशीलता के उपयोग की कीमत लाभ, और साधनों की कीमत को साधनों के प्रतिफलों के रूप में रखकर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का आंशिक व कुल व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन होता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसके अंदर आंशिक अध्ययन होता है, जो आंशिक अध्ययन होता है। वस्तु की कीमत को परिवर्तनशील तथा अन्य कारकों जैसे उपभोक्ता की आय आदि को स्थिर मानकर किया जाने वाला अध्ययन जो है आंशिक अध्ययन कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आंशिक अध्ययन क्या है, तो ये यहाँ पर बता दिया गया है कि वस्तु की कीमत को परिवर्तनशील तथा अन्य कारकों जैसे कि उपभोक्ता की आय होगी को अगर स्थिर मानकर किया जाने वाला अध्ययन कौन सा अध्ययन कहलाता है, आंशिक अध्ययन कहलाता है। किंतु जब सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं तो उसको कुल व्यष्टिगत अध्ययन कहा जाता है, कुल व्यष्टिगत अध्ययन कहा जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन। जब कीमत इत्यादि आर्थिक चरों को स्थिर मानकर, जब कीमत ये जो आर्थिक चर हैं इनको स्थिर मानकर, इन आर्थिक चरों को स्थिर मानकर जो अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टिगत स्थितिकी कहा जाता है। इसी प्रकार जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। इसके बाद में आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील अवस्था में मानकर किया गया अध्ययन व्यष्टिगत प्रावेगिकी कहलाता है। निरंतर गतिशील अवस्था में मानकर किया गया अध्ययन प्रावेगिकी कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में जो है अध्ययन व्यापक तथा समग्र स्तरों के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन राष्ट्रीय आय के स्तर, रोजगार के स्तर, देश में बचत का स्तर, देश में विनियोग का स्तर, सामान्य कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि व विकास में उतार चढ़ाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में व्यापक अथवा समग्र स्तरों के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वर्ड आजकल ज़्यादा यूज होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसे समष्टि अर्थशास्त्र को जो है वो सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जॉन मिनार्ड किन्स की सन 1936 में दी जनरल थ्योरी, ये पुस्तक आई थी 1936 में, ध्यान रखना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ध्यान में रखिएगा इस पुस्तक को। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित होने लगे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं गार्डनर एक्ले के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। ये ध्यान रखिए, ये गार्डनर एक्ले ने कहा था। इसके बाद में बात करें समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक जीवन के पूरे विस्तार की सभी दिशाओं से होता है। यह समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत अंगों के कार्यों की दिशाओं के बजाय आर्थिक अनुभव के हाथी के संपूर्ण आकृति के कार्य करने का अवलोकन करता है। यानी कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, न कि एक एक अंग का। इस रूपक को बदलने पर यह उस पूरे वन की विशेषताओं का अध्ययन उसे बनाने वाले पेड़ों से स्वतंत्र होकर करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं समष्टिगत अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में भी एक कारक के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वो समष्टिगत आंशिक अध्ययन कहलाता है, और सभी कारकों को परिवर्तनशील मानते हुए किया गया अध्ययन समष्टिगत कुल अध्ययन होता है। और समष्टिगत कुल के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का स्तर, रोजगार के स्तर, बचत का स्तर, विनियोग का स्तर, सामान्य आय का स्तर, आर्थिक वृद्धि व विकास में उतार चढ़ाव इत्यादि का अध्ययन होता है। समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन भी स्थिर अवस्था में समष्टिगत स्थितिकी कहलाता है। ठीक है, जब समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन स्थिर अवस्था में होता है तो वह समष्टिगत स्थितिकी कहलाता है। किंतु जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं तो इसे समष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। इसी प्रकार निरंतर गतिशील अवस्था में किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है, समष्टिगत प्रावेगिकी कहलाता है। तो ये था व्यष्टि और समष्टि के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। इसके बाद में हम देखेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। देखिए, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में अनेक आधारों पर अंतर किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा व्यक्तिगत आर्थिक अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जाता है।
और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक या समग्र के आधार पर। तो ये ध्यान रखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो व्यक्तिगत के आधार पर और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक या समग्र के आधार पर अंतर किया जाता है। इसके बाद में इसी तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के मध्य कतिपय आधारों का भी अंतर देखा जाता है। व्यष्टिगत व समष्टिगत अर्थशास्त्र के मध्य विभिन्न प्रकार के अंतर जो तालिका में दिए गए हैं, ये तालिका दी गई है 1.1, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में छोटी छोटी असंख्य व्यक्तिगत इकाइयों की सहायता से बड़े समूह बनते हैं। असंख्य व्यक्तिगत इकाइयों के उपभोग, उत्पादन, श्रमिक व अन्य साधनों को जोड़कर समष्टिगत उपभोग, उत्पादन व कुल संसाधनों के स्तर ज्ञात होते हैं। इस प्रकार व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या है, पूरक है। इसके बाद में बात करते हैं हम आर्थिक विश्लेषण की विधियां, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम दोनों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में, वो देख लेते हैं। देखिए अब हम इनके बीच में अंतर देखेंगे। अंतर का आधार लिया गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक तरफ, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक तरफ, समष्टि अर्थशास्त्र ली गई है। सबसे पहले अध्ययन की इकाई, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की मान्यता, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार, सरकार का दखल नहीं होता, स्वतंत्र कीमत स्तर पाया जाता है, ये इसकी मान्यताएं हैं। अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित हो जाता है, ये इसकी मान्यता है। अध्ययन का उद्देश्य है, देखिए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अध्ययन का जो उद्देश्य है वो है संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो है उत्पादकता का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों हेतु। इसके बाद है विश्लेषण के उपकरण। विश्लेषण के उपकरण, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें कीमत के उपकरण और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें राष्ट्रीय आय के स्तर के उपकरण पाए जाते हैं। अध्ययन की स्थिति, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन कब किया जाता है, जब व्यक्तिगत इकाइयां जब वे संतुलन की स्थिति में होती है तब अध्ययन किया जाता है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में होती है तब इसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन का प्रकार जो है वो आंशिक संतुलन पाया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन पाया जाता है। परिवर्तन, व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो परिवर्तन है वो समष्टि की स्थिरता में हो सकते हैं, लेकिन समष्टि की स्थिरता पर जो है व्यष्टि की बनावट में कोई भी परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। विरोधाभास की बात करें तो व्यष्टि के लिए बचत क्या होती है, लाभकारी होती है, और समष्टि अर्थशास्त्र के लिए बचत क्या होती है, अलाभकारी होती है। क्योंकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में है जो व्यक्ति है वो अपने निजी स्वामित्व के लिए उपभोग या उत्पादन करता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है वो जो सरकार है वो संपूर्ण देश का कल्याण को देखते हुए, समाज कल्याण को देखते हुए जो है वो इसमें रोजगार का स्तर और इनका अध्ययन किया जाता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक विश्लेषण की विधियां, जैसे निर्भरता के आधार पर, आंशिक सामान्य हो गया, समय तत्व के आधार पर पढ़ेंगे, और ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जैसे ही मैं फ्री हूँगा तो फिर से वही उसी शेड्यूल से अपनी क्लासें हैं जो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।